हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, पिछले दिन आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई थी, तो आज की क्लास में हम 25 और 26 मार्च दोनों दिन के करंट अफेयर्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाने वाला होलबर्ग पुरस्कार 2025 की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता गायत्री चक्रवर्ती इस विवाक रही। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रांस और भारत के बीच किया गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 118वें स्थान पे है। किसे पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से मृदुलेखा झा को सम्मानित किया गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीत के बाद भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 58 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि बीसीसीआई के द्वारा भारतीय टीम को देने की घोषणा की गई है। किसे आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो यह फ्रांस में खोजा गया है। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 22 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, नेतुम्बो नंदी नदेतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने नामीबिया देश में पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो नामीबिया में नेतुम्बो नंदी नदेतवा ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेतुम्बो ने फ्रेंड्स पिछले साल नवंबर 2024 में 58% वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुनाव जीता था, और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में नांगोलो बुम्बा का स्थान लिया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, शपथ लेने के बाद नेतुम्बो नंदी नदेतवा अफ्रीका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तंजानिया की सामिया सुलूहू हसन यह अफ्रीका की एकमात्र पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। लेकिन अब नेतुम्बो यह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, वहीं अफ्रीका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इस दोनों पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ओके। और नेतुम्बो नंदी नदेतवा यह फ्रेंड्स 1990 से सांसद हैं, और वह नामीबिया के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। अच्छा, क्वेश्चन का टाइप हमारा राष्ट्रपति से संबंधित था। तो अभी हाल ही में अन्य देशों में जितने भी नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामांडू ओरसी बने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने, रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे बने, बोत्सवाना के राष्ट्रपति दियुमा बोको बने, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा बने, आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमी डोटी बनी, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिंबाम बनी, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो बने, चाड के राष्ट्रपति इड्रिस डेबी, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बोने, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके बने, जॉर्जिया के राष्ट्रपति मिखाइल कवेलाशविली, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नदेतवा बनी है। अब नामीबिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। नामीबिया की मुद्रा नामीबियाई डॉलर। और नामीबिया के 4 पड़ोसी देश हैं, जिसमें उत्तर में अंगोला, पूर्व में बोत्सवाना, दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका, पूर्व में जाम्बिया स्थित है। और नामीबिया फ्रेंड्स यह दुनिया में सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। नामीबिया को 21 मार्च सन 1990 को दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्रता मिली थी। और ये फ्रेंड्स नामीबिया का मैप।
अगला प्रश्न है, किसे भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास यानी इंटेक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इस पद के लिए अशोक सिंह ठाकुर को चुना गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अशोक सिंह ठाकुर को भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट यानी इंटेक का इन्हें नया अध्यक्ष चुना गया है और अब वह इस पद पर 3 वर्ष की अवधि तक बने रहेंगे। अच्छा, अब लोग इंटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के बारे में जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 27 जनवरी सन 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना है। साथ ही विरासत संरक्षण के लिए एक सदस्यता संगठन बनाना इसका उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आपका नियुक्ति से संबंधित है और इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, तो प्रश्न में देख रहे हैं क्या पूछ रहा है। एडलवाइस एआरसी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो मैथिली बाला सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में एडलवाइस ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैथिली बाला सुब्रमण्यम को एडलवाइस एसएस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है और वो फ्रेंड्स 30 सितंबर 2025 से एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे। ओके, अब एडलवाइस ग्रुप के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आधिकारिक तौर पर एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में इसे जाना जाता है। यह मुंबई में स्थित एक निवेश और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी सह स्थापना रसेसा और वेंकट रामास्वामी ने की थी और इसकी स्थापना फ्रेंड्स नवंबर सन 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अब हाल ही में हुई नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। टाटा कम्युनिकेशन का अध्यक्ष एन गणपति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख नियुक्त किया गया। अजय सेठ को राजस्व विभाग के सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तुहिन कांता पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। शशिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। मनन कुमार मिश्रा को 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अमिताभ मुखर्जी को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र परियोजना स्थापित किया जाएगा? तो इसे हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा परियोजना यह हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है और इस परियोजना का नाम फ्रेंड्स गोरखपुर हरियाणा शून्य विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण थिएटर पावर ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को मजबूत एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर करना इस परियोजना का उद्देश्य है। अब क्वेश्चन का टाइप हमारा भारतीय पॉलिसी से संबंधित था, तो हम लोग भारतीय पॉलिसी से संबंधित कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हुआ है। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए पहले योग नीति का अनावरण किया है। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना यह गुजरात के जामनगर में किया गया। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब हैदराबाद में बनाया जाएगा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की गई है। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना यह झारखंड में शुरू की गई है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण उत्तराखंड में किया गया है।
टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन विकसित की है। महाराष्ट्र में देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अब 2024 में कुछ पॉलिसी से संबंधित फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला बायो विटामिन राजमार्ग का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया। कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और तीव्र तैराक जिया राज बनी। देश का पहला राइस एटीएम यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह बनी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया गया। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई जाएगी। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल है। अगला प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसे अपने भारत देश ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में किया गया था, जहां पुरुष और महिला दोनों ही टीमों का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साथ हुआ। जहां पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारतीय टीम विजेता रही, वहीं उप विजेता दोनों वर्गों में, यानी महिला और पुरुष दोनों वर्गों में इंग्लैंड की टीम विजेता रही। और बात करें इसके आयोजन की, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो यह फिर 17 मार्च से शुरू हुआ था और 23 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया। और इस बार का यह दूसरा संस्करण था। आयोजन स्थल की बात करें, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में किया गया था। और इसका पहला संस्करण फ्रेंड्स सन 2019 में मलेशिया में किया गया था। पुरुष वर्ग में विजेता भारतीय टीम रही, उप विजेता ईरान की टीम रही। महिला वर्ग में विजेता भारतीय टीम, उप विजेता ताइवान थी। अब हम लोग स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता, वहीं उप विजेता न्यूजीलैंड की टीम थी। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन यानी WTA सीरीज का एकल खिताब इसे जिल टीचमैन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने जीता है, जो इटली से बिलोंग करते हैं। वहीं महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज ने जीता है, जो यूएसए से बिलोंग करती हैं। इंडिया मास्टर्स ने इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब जीता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता है। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने जीता और 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब FC बार्सिलोना ने जीता है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक शिगमो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह महोत्सव गोवा में शुरू हुआ, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पारंपरिक शिगमो महोत्सव 2025 यह गोवा में 15 मार्च को पोंडा में शुरू हुआ है और 29 मार्च तक यह चलेगा। शिगमो महोत्सव फ्रेंड्स गोवा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। यह महोत्सव गोवा की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पूरे राज्य में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब इस महोत्सव के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना, समुदाय को एकजुट करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना, गोवा की विविधता को प्रदर्शित करना, यह इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। अब हाल ही में जो अन्य राज्यों में महोत्सव मनाए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो गान नगाइम उत्सव यह मणिपुर में मनाया गया। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अंडोरी महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम में। होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। लोसर महोत्सव लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और केरल में
अट्टूकल पोंगल, त्रिशूर पूरम, मकर विलक्कू, विशु उत्सव, कोचीन कार्निवल और पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव यह केरल में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसे 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ला को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हिंदी के जाने माने लेखक विनोद कुमार शुक्ला को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 88 वर्षीय शुक्ला फ्रेंड्स इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले यह छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बन गए हैं और उनकी उपन्यास नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनमें 1999 में उनकी किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो यह फ्रेंड्स भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में हुई थी और सबसे पहले 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को उनके संकलन ओडक्कू झल के लिए उन्हें सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन थे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक कांस्य सरस्वती प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें 2-3 पॉइंट आप लोग जानते रहिए। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो विनोद कुमार शुक्ला को सम्मानित किया गया। और किस उपन्यास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और एक पॉइंट इसमें जैसे है, अगर पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि सर्वोच्च साहित्य सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक कौन बने हैं, तो विनोद कुमार शुक्ला बने हैं। ये 2-3 पॉइंट आप लोग जानते रहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य महान कविता के पठन, लेखन, प्रकाशन और शिक्षण को बढ़ावा देना है, जो आत्मा का निर्माण करती है। और 1999 में फ्रेंड्स पेरिस में 30वें महासम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने 21 मार्च को पहली बार कविता दिवस मनाया था और तब से यह दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के बारे में। तो यह फ्रेंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर सन 1945 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान महानिदेशक आद्रे अजोले हैं और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और इसमें सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में 194 सदस्य राज्य है इसके। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर साल 24 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जिसे टीबी कहा जाता है। टीबी जैसी गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। अब टीबी का फ्रेंड्स पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस है, जो एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण पनपता है। और 24 मार्च सन 1882 में फ्रेंड्स डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी और 1905 में फ्रेंड्स इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2025 की अगर इस दिवस की थीम की हम बात करें तो हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। संकल्प लें, निवेश करें, स्थापित करें। यह वर्ष 2025 की टीबी या विश्व क्षय रोग दिवस की थीम है। और आपको बता दें भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, अब मार्च 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया।
2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय जन चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी दाम कम दवा उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाना। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी गणित, कला और रचनात्मकता। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 18 मार्च को भारत का आयुध निर्माण दिवस और वैश्विक पुनर्चक्र दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। 20 मार्च को ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन की कितनी बढ़ोतरी की है? तो 24% की बढ़ोतरी की है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी कर दी है, जहां सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 1,24,000 रुपये कर दिया गया है। ओके, इसको वन लाइनर आप क्वेश्चन समझिएगा। बस इतना जानते रहिए कि केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन की बढ़ोतरी में 24% की बढ़ोतरी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की जैव व्यवस्था में कितने हजार डॉलर तक की बढ़ोतरी हुई है? तो 165.7 बिलियन डॉलर तक की बढ़ोतरी हुई है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत की जैव अर्थव्यवस्था में पिछले एक दशक में 10 वर्षों में उल्लेखनीय 16 गुना वृद्धि हुई है, जो 2014 से 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है, जो 2025 तक 150 बिलियन डॉलर के शुरुआती लक्ष्य से कहीं ज़्यादा है। ओके, बस आप लोग इसको वन लाइनर क्वेश्चन समझिएगा। बस इतना जानते रहिए कि भारत की जैव व्यवस्था में 165.7 बिलियन डॉलर तक की बढ़ोतरी हुई है। ओके, बस इतना आप लोग जानते रहिए।